गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। आज हम लोग हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे बेटे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका बच्चों थर्ड टॉपिक करेंगे। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के समय हमारी एग्रीकल्चर की पोजीशन क्या थी, क्या विशेषताएं थी स्वतंत्रता के समय, एग्रीकल्चर किस तरह से थी, उसके बारे में बेटा इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बच्चों लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। देखो बेटे प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट भी बेटे एग्रीकल्चर सेक्टर से जो टोटल आउटपुट हमें मिल रहा था वो भी काफ़ी कम था। साथ ही साथ बच्चों प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी, यानी कि 1 हेक्टेयर पर कितना प्रोडक्शन होता है उसको हम उस लैंड की प्रोडक्टिविटी कहते हैं। एंड टोटल आउटपुट जो है बेटे वो हमारा टोटल प्रोडक्शन को शो करता है। ठीक है बेटे, तो बेटे यहाँ पर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एट द टाइम एग्रीकल्चर क्या था बेटे, वहाँ पर लो प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम थी और प्रोडक्टिविटी भी क्या थी बेटे, काफ़ी कम थी। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा कम था। अगर हम बेटे बेसिकली इसको अगर कंपेयर करें बेटा अदर कंट्री से तो इट वॉज एक्सट्रीमली लो, ये काफ़ी कम था। 1947 के अंदर बच्चों हमारी राइस की जो प्रोडक्टिविटी थी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन 665 किलोग्राम था, जबकि 2019-20 में ये प्रोडक्टिविटी बढ़कर कितनी हो गई, 2665 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गया। ऐसे ही बच्चों 1947 के अंदर वीट का प्रोडक्शन कितना था, 660 किलोग्राम था, और जो कि बढ़कर 3408 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गया। तो इसका मतलब बेटे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही क्या थे, एक्सट्रीमली लो थे। सेकेंड है बच्चों हमारा हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है बेटे, अनिश्चितता, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर बेटे अनसर्टेनिटी का कारण क्या था। एग्रीकल्चर में बच्चों अनसर्टेनिटी का कारण है बेटे हमारा कि बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। पिछले बेटे बेसिकली उस समय बेटे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किस पर डिपेंड करता था, रेनफॉल पर डिपेंड करता था। गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप्स, बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप्स। इट मीन्स क्या, आवर एग्रीकल्चर सिस्टम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस completely dependent on rainfall. That's why agriculture production was also uncertain, कि अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो नो डाउट बेटे उस समय बच्चों हमारी इकोनॉमी के अंदर अनसर्टेनिटी इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फार्मर्स इन्वॉल्व थे वो कहीं ना कहीं इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए, इरिगेशन के लिए ताकि उनकी खेतों को सिंचाई सुविधाएं मिल सके, उसके लिए वो वेदर पर डिपेंड करते थे, वर्षा पर डिपेंड करते थे। बिकॉज ब्रिटिशर्स डजंट वॉज नॉट मेक एनी एफर्ट टू प्रोवाइड इरीगेट फैसिलिटीज़ टू देयर फील्ड्स, क्योंकि बेटा ब्रिटिशर्स ने कोई एफर्ट्स नहीं किए कि किसानों को सिंचाई की सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा सके। थर्ड है बेटे हमारा डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, व्हेन अ फार्मर प्रोड्यूसेस ग्रेन फॉर द कंजम्पशन, फॉर द सेल्फ कंजम्पशन ऑफ देयर फैमिली। जब देखो बेटे एक व्यक्ति बेसिकली एक फार्मर है बेटे, वो क्या करता है, गेहूं, चावल, मक्का इन सब का प्रोडक्शन कर रहा है और अपनी फैमिली गुजारे, यानी कि सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटे, जीवन निर्वाह खेती, यानी कि ऐसी फसलों का, ऐसी कन्वेंशनल फसलों का प्रोडक्शन करता है दैट प्रोवाइड्स हिम फूड सिक्योरिटी, यानी कि इसके कारण उनको क्या मिले, खुद को फूड सिक्योरिटी मिले। तो बेटे सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जो डोमिनेंस थी उस समय बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बेटे जो किसान थे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बेहतर नहीं थी। तो बेटे वो केवल और केवल क्या करते थे, इस तरह से खेती करते थे कि वो अपना गुजारा कर सके। दैट्स वाई दे वांट टू ग्रो ओनली एंड ओनली दैट टाइप ऑफ क्रॉप्स विच प्रोवाइड्स देम फूड फॉर द लाइफ, यानी कि जीवन जीने के लिए जिससे उनको भोजन मिल सके। तो उस समय बेटे किसान ज़्यादा से ज़्यादा किस पर डिपेंड करते, किस तरह की प्रोडक्शन करते थे, बेसिकली सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट है बच्चों हमारा गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सोइल एंड टिलर ऑफ द सोइल। देखो बेटे ओनर ऑफ द सोइल यहाँ पर कौन है बच्चों, जमींदार, कौन है, जमींदार, ठीक है बेटे। और टिलर ऑफ द सोइल कौन है बेटे, ये है बच्चों लैंडलेस वर्कर्स, जिनके पास बच्चों अपनी जमीनें नहीं हैं।
तो वो कौन है बेटा? टिलर होता है भूमि पर, भूमि को जोतने वाले, जो एक्चुअल में बेटा खेती करते हैं उनको, हु एक्चुअली कल्टीवेट द लैंड, उनको हम लोग क्या कहते हैं? टिलर ऑफ द सोयल। तो देखो बेटे यहाँ पर जो हमारे टिलर ऑफ द सोयल हैं, ठीक है बच्चों, और नो डाउट बेटे यहाँ पर जो हमारे ओनर ऑफ द सोयल हैं उनके बीच में बच्चों डिफरेंसेस बन गए थे। गल्फ क्या होता है? खाई। डिफरेंसेस बन गए थे। डिफरेंसेस क्यों बन गए थे? बिकॉज ओनर ऑफ द सोयल, इन मींस ओनर ऑफ द सोयल कौन है बच्चों? यहाँ पर जमींदार है। जमींदार क्या करता था बेटे? पूरी तरह से किसानों को एक्सप्लॉइट करता था। द टिलर ऑफ द सोयल गेट्स ओनली मिनिमम अमाउंट, उन्हें सिर्फ क्या मिलता था? मिनिमम अमाउंट ही मिलता था, मिनिमम प्रोडक्शन ही मिलता था, ताकि चाहे वो कितना ही प्रोडक्शन करे। क्यों बेटा? इसके पीछे क्या कारण था कि पूरी तरह से जमींदार क्या करते थे? किसानों का शोषण करते थे, और नो डाउट उनके पास इतना नहीं बचता था कि वो एग्रीकल्चर में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इसलिए इसका मतलब दे आल्सो वांट टू शेयर द क्रॉप बट दे डोंट वांट टू शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो फसलों का हिस्सा तो क्या करना चाहते थे? शेयर करना चाहते थे। इतनी फसल हुई, लेकिन फसल को फसल की प्रोडक्शन करने के लिए बेटा जितनी भी कॉस्ट आई, जैसे खाद की, बीज की, ठीक है ना, पेस्टिसाइड्स की, तो बेटा उन खर्चों को बियर नहीं करना चाहते। तो इसलिए बेटे उन दोनों के बीच में क्या बने रहते थे? झगड़े बने रहते थे। तो इसके कारण भी बेटे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पिछड़ापन देखा गया। अब देखो बेटे इसके अंदर अब यहाँ पर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, इसका मतलब क्या होता है? होल्डिंग्स क्या होता है बेटा? द पीस ऑफ लैंड विच इज टू बी कल्टिवेटेड, यानी कि जमीन का वो टुकड़ा जिस पर हम खेती करना चाहते हैं। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लैंड होल्डिंग्स वर स्मॉल, छोटी थी, और फ्रेगमेंटेड का मतलब बिखरी हुई, कि ए पीस ऑफ लैंड इज हेयर, ए पीस ऑफ लैंड इज हेयर। जैसे अगर नरवाना की बात करें, एक जो हेक्टेयर लैंड है बेटे वो बेसिकली पुराने बस स्टैंड के पास है, 1 हेक्टेयर जो लैंड है बेटे वो नए बस स्टैंड के पास है। तो इसका मतलब बिखरी हुई थी, जहाँ पर बेटे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन या कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट टू डू कल्टीवेट द लैंड बहुत ज़्यादा आती थी। इसके कारण बेटा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से पिछड़ गया था। नेक्स्ट देखो बेटे, लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज ने बेटा एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम यूज किया, जिसके अंदर बेटे जमींदार जो क्या थे? एक्चुअल ओनर थे, और जो लैंडलेस वर्कर थे वो कौन थे बेटा? टिलर ऑफ द सोयल। अब यहाँ पर बेटे जमींदार को ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड रेंट पे करना पड़ता था, ठीक है। तो अब देखो बेटे जमींदार को एक फिक्स रेंट गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराना है। अब ये किसको एक्सप्लॉइट करेगा बदले में? लैंडलेस वर्कर्स को। तो बेटे ये क्या करते थे? दे फ्रीक्वेंटली रेज द रेंट ऑफ लैंड, जल्दी से बेटा बहुत ही कम समय के अंदर भूमि का किराया बढ़ा देते थे, ठीक है ना। दे ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर द क्रॉप बट डू नॉट वॉन्ट टू शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फसलों में से तो हिस्सा चाहते थे, लेकिन फसल के उत्पादन पर जो लागत आई उसको शेयर नहीं करना चाहते थे। और बहुत ही कम समय के अंदर बार बार जो भूमि है उसका बार बार जो लैंड है बेटे उसका किराया क्या करते थे? बढ़ा देते थे। तो उसका किराया बढ़ाने के कारण बेटे बेसिकली जो ब्रिटिशर्स ने एक ट्रिंगुलर रिलेशनशिप क्रिएट किया। किसके बीच में ट्रिंगुलर रिलेशनशिप क्रिएट किया? जमींदार, गवर्नमेंट और लैंडलेस वर्कर्स के बीच में। इसके कारण भी बेटे एग्रीकल्चर के सेक्टर की कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि बेटे जमींदार को फिक्स्ड पे किसको जमा कराना था? गवर्नमेंट को। अब जमींदार पूरी तरह से फ्री थे, जितना चाहे बेसिकली अपने नीचे काम करने वाले टिलर ऑफ द सोयल को परेशान कर सकते हैं, जितना चाहे उनसे वसूल कर सकते हैं। तो इसलिए बेटा जो हमारा ट्रिंगुलर रिलेशनशिप था विच वॉज मेड बाय, किसने बनाया था बेटे? ब्रिटिशर्स ने बनाया था। उसने पूरी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को रियूंड कर दिया, तबाह कर दिया था। लास्ट है बच्चों हमारा इसमें फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स्ड क्या होता है बेटे? जबरदस्ती, ठीक है ना, यानी कि जबरदस्ती एग्रीकल्चर सेक्टर का कमर्शलाइजेशन किया गया। देखो बेटे किसान क्या करते थे? अपना गुजारा करने के लिए कन्वेंशनल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे, सब्सिस्टेंस क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे। नो डाउट किसानों को कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या है? हर तरह से कंपेल किया गया कि वो क्या करें? कमर्शियल नेचर। कमर्शियल नेचर का मतलब है यानी कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पर क्या है? शिफ्ट फ्रॉम सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन फॉर द मार्केट, यानी कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन ना करके कल्टीवेशन, खेती किसके लिए करना है बेटे? मार्केट में बेचने के लिए करना। दिस इज नोन एज
कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यकरण, यानी कि ऐसी फसलें नहीं उगाना जो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, बल्कि ऐसी फसलों का उत्पादन करना जिससे क्या हो सके कि उनको वो मार्केट में बेच सके। तो बेटे फोर्स कमर्शलाइजेशन के पीछे भी ब्रिटिशर्स का अपना एक मोटिव था। वो मोटिव क्या था? क्योंकि बेटे नो डाउट दे आल्सो प्रोवाइड एडवांस पेमेंट टू द फार्मर्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, इंडिगो नील की खेती करने के लिए वो पूरी तरह से फार्मर्स को एडवांस पेमेंट करते थे, उनको फोर्स करते थे कि वो नील की खेती करें, क्योंकि बेटे जो इंडिगो था ना बेटे उसका वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्रिटेन के अंदर यूज़ करते थे। तो इसलिए बेटा वो एडवांस पेमेंट दे देते थे किसानों को कि वो क्या करें भाई, पूरी तरह से इंडिगो की प्रोडक्शन करें और इंडिगो को वो अपने मतलब बेसिकली देश में ले जा सके और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कलर करने के लिए, ठीक है ना, रंगाई करने के लिए, डाइंग के लिए, ब्लीचिंग के लिए यूज कर सके। लेकिन बेटे इसके साथ साथ किसानों की पोजीशन और भी बदसे बदतर हो गई, क्योंकि बेटे जो फसल वो खुद के लिए प्रोडक्शन कर रहे थे वो उसको सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर रही थी, उनको भोजन तो प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ बेटे कि अब उनको उसी फसल को खरीदने के लिए मार्केट में पे करना पड़ता था। जब उनके पास बेटे पैसे नहीं होते थे तो धीरे धीरे वो बेसिकली जमींदार के डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस जाते थे और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर किसानों की जो पोजीशन थी और भी बद से बदतर हो जाती थी। तो बेटे नो डाउट कि हमारे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से बैकवर्ड और स्टैग्नेंट सेक्टर में कन्वर्ट हो चुका था। देखो बेटे हमारा जो फोर्थ टॉपिक है दैट रिलेट्स टू इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखो बेटे जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के समय हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की सिचुएशन कैसी थी, किस तरह से था। तो देखो बेटे सिस्टेमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि बिल्कुल एक सिस्टेमैटिक तरीके से भारत के अंदर गैर औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। इसके अंदर बेटे 2 पॉइंट्स हैं हमारे। फर्स्ट है बच्चों हमारा डीके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, यानी कि भारत के अंदर हस्तशिल्पकार उद्योगों का पतन कर देना, उनको पूरी तरह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट को क्या कर देना, खत्म कर देना। और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, प्ली ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, जो आधुनिक उद्योग है उनकी डेवलपमेंट बहुत ही स्लो कर देना ताकि इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट ना कर सके। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे बेटा। देखो जो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट है ना बेटे, उसको हमारे नो डाउट बेटे बेसिकली हमारे जो प्रिंसली कोर्ट्स होते थे, ठीक है ना, हमारे राजा महाराजा बेटे नो डाउट, क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट के कारण हमारी इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन मिली थी। तो इसलिए बेटे हर तरह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट को इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। लेकिन बेटे जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए उन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। अब इसके पीछे क्या क्या कारण थे? फर्स्ट है बच्चों डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के द्वारा बनाई गई विभेद मूलक यानी कि भेदभाव की जो टैरिफ पॉलिसी थी उसके कारण दैट वाज द मेन रीजन फॉर द डीके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। क्यों बेटे? क्योंकि देखो बेटे इसके लिए उन्होंने क्या किया था, टैक्स फ्री इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए बेटे रॉ मटेरियल जो कि वो कहाँ से इंडियन मार्केट से लेकर जाते थे उस पर से टैक्स क्या कर दिया, हटा दिया, और टैक्स फ्री एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, और इंडियन मार्केट में अपने बनाए गए प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो प्रोडक्ट वो यहाँ पर इंडिया में लेकर आते थे फिनिश प्रोडक्ट, उनको भी पूरी तरह से क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, और उनकी जगह हैवी ड्यूटी प्लेस्ड ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिसके कारण बेटे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था लूज देयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसी के कारण बेटे जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प उद्योग थे बेटा, उनसे बनी हुई वस्तुएं इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन को फेस नहीं कर पाई, और इसके कारण बेटे डीके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज क्रिएटेड, यानी वॉज क्रिएटेड नहीं बेटे, ये तो डिस्ट्रक्शन है, सॉरी इट्स अ डिस्ट्रक्शन, ओके। तो बेटे इसके कारण इसका एंड रिजल्ट क्या था, दैट वाज द एंड रिजल्ट इज वॉज इट्स डीके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। सेकेंड पॉइंट है बच्चों हमारा डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। इसका मतलब क्या है बेटे, डिसअपीयर का मतलब क्या हो जाना, दिखाई ना देना, अदृश्य
वैश्य हो जाना। देखो बेटे प्रिंसली कोर्ट्स, जब बेसिकली ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर बेटे राजा, नवाब, ठीक है ना, बेसिकली महारानी, इस टाइप से बेटे बहुत सारे पोस्ट होती थी, पद होते थे बेटे। ये कहीं ना कहीं बेटे हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोटेक्ट करते थे, उनको पूरी तरह से प्रमोट करते थे, फाइनेंशियली हेल्प करते थे इंडियन आर्टिस्ट की। तो बेटे नो डाउट जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए, उन्होंने इन सबको प्रिंसली कोर्ट्स को क्या कर दिया, बंद कर दिया, राज दरबार क्या कर दिए, खत्म कर दिए। उन्होंने हर तरह से जो मतलब बेसिकली इंडियन हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने वाले जितने भी कारण थे, उन कारणों को ही क्या कर दिया, धीरे धीरे खत्म कर दिया। जब प्रिंसली कोर्ट्स ही खत्म हो गए तो अपने आप ही इंडियन हैंडीक्राफ्ट भी क्या हो गया बेटे, रियून हो गया। नेक्स्ट है बेटे हमारा कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। मशीन मेड प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे थे बच्चों? मशीन मेड प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर बेटे बेसिकली आप सबको पता होगा कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का आना और ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये दोनों बातें एक ही समय की हैं। तो बेटे नो डाउट यहाँ पर हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट के द्वारा बनाए गए वस्तुएं थी, उनको कंपटीशन करना पड़ा, किससे? ब्रिटिश प्रोडक्ट से। ब्रिटिश प्रोडक्ट बेटे नो डाउट क्वालिटी में भी, ठीक है ना, और रेट में भी, रेट में बेटे हमारे इंडियन प्रोडक्ट से काफ़ी सस्ते थे। तो बेटे इसके कारण भी धीरे धीरे इंडियन हैंडीक्राफ्ट की मार्केट क्या हो गई, खत्म हो गई। नेक्स्ट है बच्चों हमारा न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? देखो बेटे कहते हैं ना कि बेसिकली एक हमारे इंडिया के अंदर हम एक बात समझते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। ऐसा ही बेटे इसके अंदर हुआ कि जैसे जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो हमारे जो इंडियंस थे वो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो गए और वो भी धीरे धीरे क्या करने लगे, वेस्टर्न कल्चर को उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया। जब वो वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे थे बेटा, तो वेस्टर्न कल्चर के प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे उनका मोटिवेशन क्या रहा कि वो सारे के सारे ब्रिटिश प्रोडक्ट की फेवर में हो गए, ठीक है ना। यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से एक ऐसी न्यू क्लास हमारे सामने उभर कर आई दैट वाज इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट एंड नॉट इन फेवर ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। तो इसके कारण भी बेटे इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई और इसका रिजल्ट क्या रहा, डीके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। रेलवे ने बेटा इंडियन इकोनॉमी के अंदर डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूरी तरह से बढ़ावा दिया। अब इसने कैसे बढ़ावा दिया बेटे? क्योंकि रेलवे क्या कर रहा था बेटे, रेलवे एक तरह से सोर्स बन गया इंडिया के अंदर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को खत्म करने का। किस तरह से? क्योंकि बेटा रेलवे के थ्रू ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंटीरियर पार्ट से विलेज बेसिकली हमारे इंडियन के इंटीरियर हिस्सों से रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते थे और उसको ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज को पहुंचा देते थे। अब ब्रिटेन इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए फिनिश्ड गुड्स को इंडियन मार्केट में बेसिकली भेजते थे, जिसके कारण अब वो प्रोडक्ट मशीन से बने हुए हैं तो नो डाउट बेटे उनकी क्वालिटी, उनके रेट हमारे प्रोडक्ट से क्या होंगे, कम होंगे। क्योंकि आप सबको पता है बेटे जब आप कोई वस्तु हाथ से बनाते हैं तो उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है, उसकी कॉस्ट भी क्या आती है बेटे, काफ़ी आती है। तो इसके इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे ने भी बेटे डीके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की, दैट इज ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। देखो बेटे जब एक देश के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं कर रहा तो वहाँ पर बेटे कोशिश क्या होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपलिफ्ट किया जाए। लेकिन ब्रिटिशर्स तो इंडियन इकोनॉमी को डंप करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे, तो उन्होंने बेटा मॉडर्न इंडस्ट्रीज की कोई डेवलपमेंट नहीं की। वहाँ पर बेटे आधुनिक उद्योगों का ब्लीक ग्रोथ का मतलब है विकास काफ़ी धीमा था। अब विकास धीमा था इसीलिए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट नहीं हुई। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स। फर्स्ट इज देयर वाज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, नो न्यू। कहने के लिए एक भी पूंजीगत उद्योग से संबंधित उद्योग नहीं था। पूंजीगत उद्योग कौन सा होता है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी फर्दर क्या करती है, प्रोडक्शन में हेल्प करती है। जब एक देश के अंदर बेटे प्लांट एंड मशीनरी नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए, नो डाउट वो क्या करेगा, दूसरे देश पर डिपेंड रहेगा। जब आपके देश के अंदर मॉडर्न इंडस्ट्री सच लाइक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आपके देश में डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इसलिए बेटा इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट क्या थी, काफ़ी धीमी थी, ब्लीक ग्रोथ थी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा द स्टेट पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड। स्टेट माने ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट का बेटे प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो पार्टिसिपेशन था वो क्या था, काफ़ी कम था, काफ़ी लिमिटेड था। काफ़ी लिमिटेड होने के कारण ही, और वो भी बेटा डेवलपमेंट केवल किसकी करते थे, रेलवे की करी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की करी। उसका ऑब्जेक्टिव भी क्या था, सिर्फ और सिर्फ
अपने ब्रिटिश प्रोडक्ट का एक्सपेंशन करना, क्योंकि रेलवे की डेवलपमेंट से क्या किया, इंडियन मार्केट से रॉ मटेरियल कैप्चर किया और ब्रिटिश प्रोडक्ट को कहाँ बेच दिया, इंडियन मार्केट में आके बेच दिया। तो नो डाउट बेटे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी का मतलब रणनीति के अनुसार केवल उन्हीं क्षेत्रों की डेवलपमेंट की जो उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट में थे। तो इसलिए बेटा इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमेशा क्या रही, विकास की दर काफी कम रही, धीमी रही। लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, इंडस्ट्रीज वर इस्टेब्लिश्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। देखो बेटे जो इंडस्ट्रीज थोड़ी बहुत इस्टेब्लिश की गई वो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनके द्वारा की गई थी। कौन कौन सी थी बेटा, जैसे टाटा आयरन हो गई, शुगर हो गई, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई। इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट क्यों की गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर बेटे बेसिकली क्या हो गया था, हमारी जो इंडस्ट्रियल गुड्स थी उनकी स्कार्सिटी हो गई थी, वो काफ़ी सीमित हो गए थे, दुर्लभ हो गए थे। तो इसलिए बेटा उन्होंने क्या किया था कि प्राइवेट सेक्टर ने थोड़ा बहुत प्रोडक्शन किया। लेकिन बेटे अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेटे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरह से हमारे इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि ना तो कोई डेवलपमेंट की और जो डेवलपमेंट की रेट थी वो क्या थी, काफ़ी नॉमिनल थी। तो बेटे इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या पोजीशन थी और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या पोजीशन थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।